नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जो अक्सर हर ई कॉमर्स सेलर के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। महीने के अंत में जीएसटी फाइलिंग। अब चाहे सेल्स अमेज़न पर हो, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट पर, डेटा इतना सारा होता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, राइट? लेकिन आज हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बनाने वाले हैं ताकि GSTR1 का यह जंजाल एकदम सुलझ जाए और फाइलिंग बिना किसी कंफ्यूजन के हो सके। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। ई कॉमर्स सेलर्स को GSTR1 की हर एक टेबल भरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। सीरियसली, नो वे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टेबल्स पर फोकस करना होता है जो एग्जैक्ट सेल टाइप से मैच करती हैं। बाकी सभी टेबल्स को लिटरली इग्नोर किया जा सकता है। सोचिए, इससे कितना सारा टाइम और मेहनत बचने वाली है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स की मैपिंग, दूसरा एक्सपोर्ट्स और एडजस्टमेंट्स, तीसरा एक बहुत ही हैंडी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीट शीट और आखिर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे हर हाल में बचना है। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेक्शन है डोमेस्टिक सेल्स की मैपिंग। यहाँ हम B2B और B2C ट्रांजैक्शंस को अलग-अलग छांटना समझेंगे। इंडिया के अंदर दो सबसे कॉमन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक तरफ है टेबल 4 जो B2B सेल्स के लिए है, मतलब जब बायर के पास अपना खुद का वैलिड GSTI नंबर मौजूद होता है। दूसरी तरफ है टेबल 7 जिसे B2C स्मॉल कहते हैं। ये उन आम अनरजिस्टर्ड रिटेल कस्टमर्स के लिए है जिनके पास कोई GST नंबर नहीं होता। ये दोनों ही टेबल्स किसी भी डोमेस्टिक सेलर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस कस्टमर ने 10,000 रुपए का ऑर्डर दिया और अपना GST नंबर भी प्रोवाइड किया, तो होगा क्या? ये 10,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू और उस पर लगा 1,800 रुपए का GST, ये पूरा का पूरा डेटा डायरेक्टली टेबल 4 में चला जाएगा, B2B इनवॉइस के अंदर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर आता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। 2.5 लाख रुपए। इंटरस्टेट सेल्स के केस में, यानी जब ऑर्डर किसी दूसरे राज्य में जा रहा हो, तो ये नंबर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन क्रिएट करता है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर दिल्ली से 3 लाख रुपए का ऑर्डर महाराष्ट्र के किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को शिप किया जाता है, तो वो नॉर्मल रिटेल रूल के हिसाब से टेबल 7 में नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक इंटरस्टेट सेल है और अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, इसलिए इसकी एंट्री सीधा टेबल 5 में होगी, जिसे B2C लार्ज कहा जाता है। लेकिन सच कहूं तो ऐसे बड़े ऑर्डर्स रोज-रोज तो आते नहीं हैं। जो एवरीडे वाले छोटे रिटेल ऑर्डर्स होते हैं, जो अलग-अलग स्टेट्स में अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, चाहे वो अमेज़न से हों, फ्लिपकार्ट से हों या वेबसाइट से, वो नेचुरली टेबल 7 में ही आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़्यादातर काम टेबल 7 में ही समझ जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सपोर्ट्स और एडजस्टमेंट्स। इसमें हम ग्लोबल सेल्स, रिटर्न्स और ज़ीरो रेटेड आइटम्स की बात करेंगे। अगर प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर बेचा जा रहा है, तो टेबल 6A ही असल डेस्टिनेशन है। चाहे इट्सी के जरिए अमेरिका में डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हों या फिर शॉपिफाई स्टोर से कोई इंटरनेशनल ऑर्डर शिप हो रहा हो, सब कुछ टेबल 6A का हिस्सा है। फिर चाहे IGST अपफ्रंट पे किया गया हो या LUT यूज करके ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट किया गया हो, फॉरेन कस्टमर मतलब सीधा टेबल 6A। अब आते हैं ई कॉमर्स के उस हिस्से पर जो किसी को पसंद नहीं, लेकिन होता सबके साथ है, कस्टमर रिटर्न्स। अगर अमेज़न पर कोई 2,000 रुपए का आइटम रिटर्न हो जाता है और रिफंड इशू करना पड़ता है, तो इसकी नेगेटिव एडजस्टमेंट ठीक टेबल 9B में करनी होती है। इसे मिस किया तो अपनी ही जेब से एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है। और हाँ, अगर कोई ऐसी स्पेशल इन्वेंट्री हैंडल की जा रही है, जैसे किताबें या कुछ खास तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, जिन पर गवर्नमेंट ने 0% GST रखा है या जो टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, तो उन्हें रिपोर्ट करना बहुत आसान है। ऐसे आइटम्स की सेल्स डिटेल्स सिंपली टेबल 8 में डालनी होती हैं। इन सब के अलावा एक आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव रैपअप भी होता है, टेबल 12 यानी HSN समरी। यहाँ अब तक की गई सारी सेल्स को उनके प्रोडक्ट कैटेगरी या HSN कोड्स के हिसाब से ग्रुप करके दिखाना होता है। टर्नओवर के रूल्स के हिसाब से ये समरी फाइल करना मैंडेटरी होता है। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, TDS क्रेडिट। जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस 1% TDS काटते हैं, तो वो GSTR1 की किसी टेबल में नहीं जाता,
बल्कि ये एक ऐसा पजल पीस है जो डायरेक्टली पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट होता है, GSTR 2B या 8A के अंदर। पैसों के मामले में इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारा अगला पार्ट, सेक्शन 3, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीट शीट। अभी तक जो थियोरी देखी उसे अब टॉप मार्केट प्लेसेस के साथ परफेक्टली मैप करते हैं। क्योंकि असल रियलिटी में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि आखिर ये बड़े प्लेटफॉर्म्स इनमें से कौन सी टेबल्स का एक्चुअल में इस्तेमाल करवाते हैं। तो जवाब यहाँ एकदम क्लियर है। Amazon और Flipkart पर पूरा डोमेस्टिक सूट यूज होता है, यानी टेबल 4 और 7 दोनों, साथ ही रिटर्न्स के लिए 9B। लेकिन मीशो पर चूंकि ज्यादातर रिटेल सेल्स ही होती हैं तो वो टेबल 4 स्किप कर देते हैं। और अगर पूरा फोकस Etsy या डिजिटल एक्सपोर्ट्स पर है तो गेम पूरी तरह से टेबल 6A पर शिफ्ट हो जाता है। काइंड ऑफ मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट? अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सामान्य गलतियां। कुछ ऐसी गलतियां जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कंप्लायंस के चक्कर में टाइम और पैसा दोनों का भारी नुकसान हो सकता है। ये 5 सबसे कॉमन पिटफॉल्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेल्स को गलती से B2C टेबल में डाल देना, या फिर Amazon के रिटर्न्स का डेटा ही रिपोर्ट ना करना, जिससे अल्टीमेटली अपनी जेब से टैक्स कट जाता है, HSN कोड्स का मैच ना होना, इंटरस्टेट B2C लार्ज ऑर्डर्स को गलत टेबल में फिट करना, और सबसे बड़ी गलती GST पोर्टल और मार्केटप्लेस रिपोर्ट के बीच का मिसमैच। ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे बिजनेस के प्रॉफिट पर असर डालती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके किसी एक रिलायबल फॉर्मूला में बदला जा सकता है, एक ऐसी चीज जिसे बस रेफर किया और काम हो गया? सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये है अल्टीमेट चीट शीट। कस्टमर के पास GST आई है, सीधा टेबल 4, नॉर्मल रिटेल सेल हुई है, टेबल 7, इंटरस्टेट बड़ी सेल है, टेबल 5, एक्सपोर्ट किया, टेबल 6A, और अगर रिटर्न आया तो टेबल 9B। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है एंड द होल शेबैंग इज सॉर्टेड फॉर श्योर। इसीलिए आखिर में बस इस एक पावरफुल थॉट के साथ इस एक्सप्लेनर को रैप अप करना चाहूंगा। कंप्लायंस में महारत हासिल करना टैक्स के सिरदर्द को बिजनेस ग्रोथ इंजन में बदल देता है। जब डेटा साफ होता है तो रिफंड सही मिलते हैं और बिजनेस बिना किसी रुकावट के ग्रो करता है। तो क्या आप अपनी नेक्स्ट फाइलिंग को फ्लॉलेस बनाने के लिए तैयार हैं?